बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के फैसले के बाद अब कुछ लोग ये दावा करना शुरू हो गए हैं और ये तासुर दे रहे हैं जैसे काजी फ़ाइज़ साहब मनी ट्रेल दे चुके हों। वो बता चुके हों कि वो जो पैसा जिससे 3 लंदन की जायदादें खरीदी गई थी वो पैसा कमाया कैसे गया था। भिजवाने का तो वो बता चुके हैं कि बैंकिंग चैनल से गया था, क्योंकि उसके अंदर भी FPR के कमिश्नर के हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि जो पैसा बाहर भिजवाया गया था वो गया बैंकिंग चैनल से था, लेकिन उस भेजने का मकसद जो था वो बच्चों की तालीम और उसके अखराजात थे, ना कि प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने जो है उसका मकसद बताया गया था। लेकिन फिर भी हम ज़रा बात कर लेते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे वो मनी ट्रेल दे चुके हों, मुकम्मल ट्रायल हुआ हो, मुकम्मल तहकीकात हुई हों, उनकी ये बात के साथ तक दुरुस्त है। मैं अपनी राय नहीं देता। मैं आपके सामने 19 जून 2020 का ऑर्डर पढ़ के रखता हूँ और उसके बाद 26 अप्रैल का ऑर्डर पढ़ के रखता हूँ। इसमें आप देख लें कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मनी ट्रेल दे चुके हैं, वो चीज़ें साबित कर चुके हैं। और यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूँ कि उनके खिलाफ पहला फोरम जहाँ पे तहकीकात शुरू हुई थी वो था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जैसे ही तहकीकात शुरू हुई तो उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो कुछ हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया और हुकूमत का रेफरेंस कलअदम कर दिया और ख़ुद मामला भेज दिया FBR को। जब मामला FBR के पास गया, FBR ने जो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को दी और FBR ने जो कमिश्नर ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने अब बगैर उसको देखे, बगैर उसको परखे, बगैर उसके अंदर जो इंकशाफात हैं, जॉइंट अकाउंट का मामला हो, ज़राई आमदन का मामला हो, जो वो अपने साबित नहीं कर सकी कि किस तरह से पैसा कमाया, ये तमाम चीज़ें जो उस रिपोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट ने अब 6 जजेस ने कहा है कि उसको बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। तो कहाँ थी मनी ट्रेल, कहाँ हुई ट्रायल, कहाँ हुई तहकीकात? ये तो बस टेक्निकल बुनियादों पर बंद किया गया है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। मजीद में कुछ नहीं कहना चाहता। ये जनाब अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ 19 जून 2020 के ऑर्डर का जो शॉर्ट ऑर्डर आया था, उसके अंदर क्या कहा गया था। पैराग्राफ नंबर 1 ये 7-3 से आया था, अब जो है वो 6-4 से आया है। और ये जो 7 जजेस थे इनमें से 3 एक उनके रिटायर हो गए थे, उनकी जगह नए आए थे, मीनुद्दीन खान साहब बैठे थे, और 2 जजेस जो मंजूर मलिक साहब थे और मजहर आलम मियां खेल साहब, जिनका इस फैसले पर दस्तखत थे। अब उनको आकर एहसास हुआ कि ये उन्होंने गैर कानूनी ऑर्डर किया था, गैर आईनी ऑर्डर किया था। काजी साहब की अहलिया का मामला जो FBR को भिजवाया था, FBR ने जो रिपोर्ट दी, अब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये बिल्कुल हमारा गलत ऑर्डर था, गैर कानूनी, गैर आईनी था। जज साहब के तहकीकात और ट्रायल का मामला, मनी ट्रेल का मामला नहीं इस फोरम पे हमें भेजना चाहिए था। अब उन्होंने अपने फैसले को बदला है और अब वो उस फैसले के साथ चले गए हैं कि सब चीज़ें बंद, कोई सवाल नहीं हो सकता काजी फैसल साहब से, उनकी अहलिया से, और सब चीज़ों के ऊपर जो है वो जो मट्टी डाली गई है उस फैसले पर उन्होंने दस्तखत किए हैं। अब इसमें पैराग्राफ नंबर 1 में कहा गया था कि अदालती हुक्म की बिना पर रेफरेंस नंबर 1 2019 के बारे में करार दिया जाता है कि इसका कोई कानूनी असर नहीं है और इसको ख़त्म किया जाता है। इसके नतीजे में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ज़ेर इल्तवा कार्रवाई जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ है कलअदम करार दी जाती है और उन्हें जारी किया गया शोकॉज नोटिस भी ख़त्म किया जाता है। पहले मरले में कार्रवाई का सबसे पहला बुनियाद था रेफरेंस ख़त्म, रेफरेंस की बुनियाद पर शोकॉज नोटिस हुआ, वो ख़त्म, पेंडिंग कार्रवाई थी वो ख़त्म, सब कुछ ख़त्म पहले मरले में जो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। पैराग्राफ नंबर 2 जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त खारिज की है और दीगर दरख्वास्तें भी निपटाई हैं। इसमें हुआ यह था कि याह्या अफरीदी साहब का ख्याल था कि एक जज को दरख्वास्त गुजार बन के नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में जितनी दरख्वास्तें थी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स की, वो तमाम दरख्वास्तें उन्होंने एक्सेप्ट की थी। यानी रिलीफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मिल ही गया था कि 10 के 10 जजेस ने बहरहाल रेफरेंस जो है वो कलअदम कर दिया था, क्योंकि उसमें कानूनी तौर पे बेज़ाब्तियाँ थी। इस बुनियाद पर जो है उस रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया था। अब आ जाए जनाब पैराग्राफ नंबर 3। इसमें यह कहा गया कि जस्टिस उमर ता बंदियाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने पैराग्राफ नंबर 4 से 11 तक का हुक्मनामा जारी किया है। 10 के 10 ने रेफरेंस कलअदम करार दिया, 3 ने उसके बाद कहा कि सब कुछ यहीं पे ख़त्म कर दें, 7 ने कहा नहीं, जज का एहतसाब ज़रूरी है, होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये मामला हम FBR को भेज रहे हैं, FBR ने क्या करना है वो आगे मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। लेकिन फिर इन्हीं में से एक जज रिटायर हो गया, उसकी जगह जो नया जज आया बेंच में, और 2 जज मंजूर मलिक साहब, मजहर आलम मियां खेल साहब, अब वो दूसरी तरफ हो गए, काजी फ़ाइज़ की तरफ हो गए 26 अप्रैल में, वो भी आगे पढ़ के आपको बताता हूँ। पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4 में कहा गया था कि इस हुक्म के इजरा के बाद FBR इनलैंड रेवेन्यू के मुतलका कमिश्नर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जस्टिस काजी फ़ाइज़ की अहलिया और बच्चों से उनके ज़राए आमदन और जायदादों के हवाले से अलग अलग वजाहत तलब करेंगे।
अदालत ने उनके एड्रेस भी दिए हुए थे कि ये जायदादें आप नोटिस जारी करेंगे फायसा साहब की अहलिया को और बच्चों को और उनसे उसकी वजाहत मांगेंगे। और उसके बाद कहा गया कि अदालत ने लिखा है कि ये जायदादें उनके बच्चों और बीवी की तरफ से खरीदी गई थी। इस वजह से इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो इन जायदादों के हवाले से उनके बच्चों यानी काजी फायसा साहब के बच्चों या उनकी अहलिया से पूछ सके। FBI के कमिश्नर अपने नोटिस में फाजिल जज की अहलिया और बच्चों को फ्रीक बना सकते हैं। इससे कबल FBI की तरफ से अगर इन फ्रीकैन के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कोई कार्रवाई की गई है तो वो ख़त्म करार पाएगी। रेफरेंस ख़त्म, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म, FBI अगर पहले कुछ कर चुका था तो वो भी ख़त्म। जीरो से उन्होंने कहा कि आप स्टार्ट करेंगे और तरीकाकार आगे बताया गया था। पैराग्राफ नंबर 5, इसमें कहा गया कि FBI की जानिब से जो नोटिस जारी होंगे वो दरखास्त गुजार यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस्लामाबाद में सरकारी रहायशगाह के एड्रेस पर बजरिए कोरियर या ऐसे जरिए से भेजे जाएंगे जो कि कानूनी होगा। पैराग्राफ नंबर 6, अदालत ने करार दिया है कि FBR के नोटिस में फ्रीक बनाए गए अफराद अपने जवाबात और तमाम मुतलका मवाद जमा कराएंगे। अगर कोई मुल्क से बाहर है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह वक्त पर अपना जवाब जमा कराए। और उसके बाद कहा गया कि कमिश्नर के सामने जो कार्रवाई जारी होगी उसमें इल्तवा नहीं दिया जाएगा और इस बुनियाद पर ताखीर नहीं की जाएगी कि कोई बंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पैराग्राफ नंबर 7, उसके बाद कहा गया कि जब फ्रीकैन की तरफ से जवाबात और इजाफी मवाद वजाहत के नतीजे में FBR के पास पहुंच जाए तो FBR का कमिश्नर फ्रीकैन को सुनने का मौका फराहम करेगा। फ्रीकैन को ज़ाती हैसियत में या उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे या वकील के जरिए सुना जा सकता है। यह सारा अमल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पूरा किया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 8, इसमें कहा गया कि FBR के कमिश्नर फ्रीकैन को नोटिस मौसूल होने के बाद 60 दिन में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे और FBR 75 रोज़ में अपना फैसला जारी करेगा। अदालत ने वाज़ेह किया है कि इस अमल में कोई इल्तवा या वक्त में तोसी किसी सूरत नहीं दी जाएगी। 2 माह के अंदर कमिश्नर FBR ने यह कार्रवाई मुकम्मल करनी थी, फिर उसके बाद 15 दिन यानी 75 दिन में FBR ने ये कार्रवाई मुकम्मल करनी थी। फायसा साहब की अहलिया और बच्चों को नोटिस जारी करने थे, उनसे वजाहतें मांगनी थी, सोर्स पूछना था, सारी रकम और चीज़ें पूछनी थी और उसके बाद उन्होंने क्या करना था, रिपोर्ट तैयार करके चेयरमैन FBR ने और वो उन्होंने फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवानी थी। उसके बाद कहा गया कि इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर का फैसला जारी होने के बाद 7 दिन में चेयरमैन FBR अपनी दस्तखतशुदा रिपोर्ट सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराएगा, जिसमें FBR में होने वाली तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो रिपोर्ट चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखेंगे। और उसके बाद इस तरह फाजिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मजीद जायजे के लिए पेश करेंगे ताकि दरखास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से मामले को देखा जा सके। अदालत ने लिखा है कि इस रिपोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर ज़रूरी समझेगी तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत कोई कार्रवाई कर सकती है और ये कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 201 में 209 में दिए गए आस्कुद नोटिस के दायरा कार के तहत करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी तहकीकात होंगी, तहकीकात चली जाएंगी, रिपोर्ट तैयार होकर चली जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, वो सिर्फ देखेगी कि आया काजी फायसा साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है नहीं करनी। ये नहीं कहा गया था कि लाजमी काजी फायसा के खिलाफ कार्रवाई करनी है। पैराग्राफ नंबर 10, इसमें कहा गया कि अगर इस अदालती हुक्म के 100 रोज़ के अंदर अंदर चेयरमैन FBR की तरफ से सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं होती तो वो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे और फिर उन्हें यह हदायत की जाएगी तो सेक्रेटरी काउंसिल चेयरमैन FBR से वजाहत तलब कर सकते हैं कि उन्होंने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की। अगर कोई रिपोर्ट पेश कर दी जाती है तो इस रिपोर्ट की रोशनी में इस अदालत के हुक्म के पैराग्राफ नंबर 9 में दिए गए हुक्म के मुताबिक मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अदालत ने लिखा है कि अगर FBR का जवाब किसी रिपोर्ट के बगैर मौसूल होता है या कोई जवाब मौसूल नहीं होता, सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बराह चेयरमैन FBR को इस अमर से आगाह करेंगे बराह चेयरमैन काउंसिल को इस अमर से आगाह करेंगे और चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटरी को हिदायत कर सकते हैं कि यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जायजे एक्शन ऑर्डर या समाअत के लिए रखा जाए जिसके जरिए जस्टिस काजी फाइज ईसा या किसी दूसरे मुतल्लिका शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ये कार्रवाई काउंसिल मामले पर जायजे लेने के बाद करेगी। अदालत ने करार दिया है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत आस्कुद दायरा कार को इस्तेमाल करते हुए कोई भी कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने लिखा है कि चेयरमैन FBR की तरफ से रिपोर्ट मौसूल होने के बाद किसी भी मरले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज है। उसके बाद कहा गया पैराग्राफ नंबर 11, किसी भी किस्म के शक व शुबा को ज़ायल करने के लिए यह वाज़ेह किया जाता है
कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कार्रवाई और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो कि पैराग्राफ नंबर 9 की रोशनी में की जाएगी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इस फैसले के अंदर मौजूद कोई भी चीज़ फरीकैन को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत अपील के हक से महरूम नहीं करती। अगर कोई फरीक यह समझता है कि वो कमिश्नर के फैसले से मुतासर हुआ है तो वह अपील का हक रखता है। ऐसी अपीलें मेरिट पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत निपटाई जाएंगी। अदालत ने लिखा है कि अगर ज़रूरत हुई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कोई भी मामला रखा जा सकता है। फैसले के पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में दिए गए हुक्म का असर नहीं होगा, लेकिन अगर काउंसिल ये मुनासिब समझेगी कि किसी को नोटिस जारी करना ज़रूरी है तो वह जारी कर सकती है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 12, जस्टिस मकबूल बाकी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस फैसले के पैराग्राफ 1 तक अदालत से इत्तफाक किया, बाकी मामलात में उन्होंने अपना अलग फैसला लिखा है। पैराग्राफ नंबर 13, जस्टिस मकबूल बाकी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसला तीनों फाजिल जजेस ने लिखा है कि वो अपने फैसले की वजूहात बाद में जारी करेंगे। उन्होंने करार दिया है कि इस फैसले के पैराग्राफ नंबर 15 में कुछ हदायत जारी की गई हैं। हम ये करार देते हैं कि मज़कूरा दरखास्तें काबिल समात हैं और मंजूर की जाती हैं। ये फैसला ये है कि जो रेफरेंस सदर पाकिस्तान की तरफ से काजी फायसा के खिलाफ दायर किया गया है वो कलअदम करा दिया जाता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शोकॉज नोटिस खारिज किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 14, इसमें लिखा गया है कि हमारे आइन में ये करार दिया गया है कि अदलिया की आज़ादी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसी तरह ये आइन वाज़े करता है कि मुल्क के हर शहरी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है और उसे इसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। इसलिए यह करार दिया जाता है कि हमारे आइनी जमहूरी निज़ाम में कोई दरखास्त गुजार जज या किसी आम शहरी या कोई इदारा कानून से बालातर नहीं है। तमाम आइनी फोरम बशमूल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसी भी आइनी अदालत के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अदालत ने करार दिया है कि साथ साथ ये भी इतना ही आम है कि एक जज किसी दूसरे आम शहरियों की तरह आइनी हकूक रखता है और उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि बुनियादी वैल्यूज़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में किया जाएगा ताकि मुल्क में आइन की बलादस्ती और मुल्क के अवाम की इज़्ज़त व वक़ार को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने खुद मुल्क के आइन को तस्लीम करके खुद को इसके मातहत दिया है। और फिर याहिया अफरीदी साहब ने काजी फायसा की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया। अब आपको समझ ये आई कि 3 जजेस ने इख्तलाफ किया FPR को मामला भेजने से, लेकिन 7 जजेस ने ये मामला FPR को भेजा था। अब आप आ जाएँ जनाब 26 अप्रैल के फैसले पर। काजी फायसा और उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया 7 जजेस के कि कैसे आप ये मामला FPR को भेज सकते थे, आप FPR को नहीं भेज सकते थे। जब उन्होंने ये कहा कि आप FPR को नहीं भेज सकते थे, इस पर दलाइल होते रहे, तो अब इसका ऑर्डर जनाब ये हुआ कि 6-4 की अक्सरियत से नज़रसानी अपीलें मंजूर की जाती हैं। 4 फाजिल जजेस, और ये वो 4 जजेस हैं जो ये समझते थे कि वो जो पहला फैसला था जो मामला FPR को भेजा गया था कि काजी फायसा का भी एहतसाब होना चाहिए, उनकी अहलिया का एहतसाब होना चाहिए, अवाम का अदलिया पर एतमाद होना चाहिए, जजेस को भी जवाबदेह होना चाहिए, ये आज भी अपने उस फैसले पर खड़े हैं। कौन से 4 जजेस हैं? जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद। इन्होंने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। ये जो जजेस हैं इन्होंने, और 5 वैसे काजी फायसा की दरखास्त 5 जजेस ने एक्सेप्ट की, 5 ने मुस्तरद की, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब का फिर वही मौक़िफ़ था कि जज को दरखास्त नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन 6 जजेस ने, जिसमें याहिया अफरीदी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने काजी फायसा की अहलिया की दरखास्त एक्सेप्ट की और ये कहा कि नज़रसानी की दरखास्तें मंजूर की जाती हैं और आइनी दरखास्त 17 और दीगर दरखास्तों पर दिए गए 19 जून के मुख्तसर हुक्म के पैराग्राफ नंबर 4 तक 11 और बाद में आने वाले अक्सरियती फैसले में दी गई हिदायत वापस ली जाती हैं और कलअदम करार दी जाती हैं। यानी वो पैराग्राफ नंबर 4 से 11 तक जो 7 जजेस ने कहा था कि ये मामला FPR के पास जाएगा, फिर FPR कार्रवाई करेगा, फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी, वो तमाम अहकामात गैर कानूनी करार दे दिया। और दिलचस्प बात यह है इस कलअदम करार देने में, गैर कानूनी करार देने में 2 जजेस शामिल हैं जो पहले उस फैसले पर भी दस्तखत कर चुके थे, मंजूर मलिक साहब और मज़हर आलम मीरखैल साहब। लेकिन उनको एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ा गलत फैसला किया था। जज को जो एहतसाब के लिए वो मामला भेजा था जज की अहलिया का, तो वो बड़ा गलत फैसला था, इसलिए उन्होंने अपने फैसले से पीछे हटे और उन्होंने अब वो इस फैसले के साथ आ गए हैं कि काजी फायसा के खिलाफ सब कुछ जो है वो बंद कर दिया जाए। उसके बाद लिखा गया है कि साबिक यानी 19 जून 2020 के मुख्तसर और 23 अक्टूबर के तफसीली फैसले के बाद होने वाली तमाम प्रोसीडिंग्स, ये सबसे अहम है। ये वो जुमले हैं, ये वो पैराग्राफ है जिस पे पूरे पाकिस्तान को तशवीश है, जिस पे पूरा पाकिस्तान हैरान है, जिस पे पूरा पाकिस्तान परेशान है, जिस पे पूरे पाकिस्तान में तासुर ये है कि अब पाकिस्तान के तारीख में शायद ही कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का एहतसाब हो सके, नहीं पूछा जा सकता एक, और शायद कभी कोई और चीफ जस्टिस ऐसा आए कि जो
इससे ज़्यादा जजेस को बिठा के और इस फैसले को कलअदम कर दे तो है, वरना तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतसाब बहरहाल नहीं हो सकता। लिखा गया है कि तमाम प्रोसीडिंग्स 19 जून के पैराग्राफ नंबर 4 से 11 और तफसीली फैसले के अहकामात के बाद जो कुछ हुआ, तमाम प्रोसीडिंग्स, एक्शंस, ऑर्डर्स और रिपोर्ट्स को गैर कानूनी करार दिया जाता है और उनका कोई कानूनी असर नहीं होगा। इसके नतीजे में ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स, एक्शंस, ऑर्डर्स और रिपोर्ट्स को कंसीडर नहीं किया जा सकता, ना ही उन पर अमल किया जा सकता है, ना ही उनकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी फोरम या अथॉरिटी से रजू किया जा सकता है। तो ये जनाब मेन वो उसका है। और फिर याही अफरीदी साहब ने आगे अलग उन्होंने भी यही चीज़ें तकरीबन लिखी हैं। मेन ये पैराग्राफ है। अब मुझे बताएं, दोबारा इस पैराग्राफ को सुने, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि काजी फाइज साहब जो है वो मनी ट्रेल दे चुके हैं? इसमें कहाँ लिखा है कि उनका ट्रायल हो चुका है? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ तहकीकात हुई हैं? कहाँ लिखा हुआ है कि वो साबित कर चुके हैं कि पैसे कमाए कैसे थे, भिजवाए कैसे थे, और काजी फाइजा का उन जायदादों से कोई ताल्लुक नहीं है जो उनकी बीवी और बच्चों ने बनाई? फैसला ये है कि 19 जून 2020 के मुख्तसर और 23 अक्टूबर के तफसीली फैसले के बाद होने वाली तमाम प्रोसीडिंग्स, और वो प्रोसीडिंग्स क्या थी? FBI को मामला भेजा, FBI ने कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, सारे उनके जो एहलिया के मुतजाद बयानात हैं वो बता दिए। तो कहा गया कि होने वाले तमाम प्रोसीडिंग्स, तमाम एक्शन, तमाम ऑर्डर्स, तमाम रिपोर्ट्स को गैर कानूनी करार दिया जाता है, उनका कोई कानूनी असर नहीं होगा। इसके नतीजे में कोई प्रोसीडिंग्स, कोई एक्शंस, कोई ऑर्डर्स, कोई रिपोर्ट्स को कंसीडर नहीं किया जा सकता, ना ही उन पर अमल किया जा सकता है, ना ही उनकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी फोरम या अथॉरिटी से रजू किया जा सकता है। ये मैंने आपके सामने मुआवजा कर दिया है 19 जून और 26 अप्रैल के फैसले का। लेकिन 4 जजेस, उमरदा बंदयाल साहब, सजाद अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और काजी मोहम्मद अमीन साहब ये समझते थे, और वो आज भी समझते हैं कि जज जो है वो कानून से बालातर नहीं है, जज को भी जवाब देना चाहिए। अवाम का एतमाद के लिए ज़रूरी है कि जजेस भी काबिल एहतसाब हों। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सबका आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।